युवा संगीतकारों की एक जोड़ी जिन्होंने लगाई झड़ी हिट गीतों की। जब उन्होंने अपने साज छेड़े तो छा गया उनके सुरों का नशा। उनके नगमे हमारे गम और खुशियों के साथी हैं। एक सुरीली संगीतकार जोड़ी जतिन ललित। तो आज बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत आइए सुनते हैं संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में आज हम स्वागत करने जा रहे हैं एक ऐसे नाम का, और एक नाम के साथ एक और नाम का। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राग है, ये संगीत है, ये सुर है, ये ताल है। ये एक व्यक्ति तो हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में पूरा का पूरा एक सुंदर सा गीत है। मैं बात करने जा रहा हूँ जतिन ललित के ललित पंडित जी की, और बात करने जा रहा हूँ मैं रोहांश पंडित की, जो कि ललित पंडित जी के सुपुत्र हैं। आप दोनों का स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते श्याम जी, आपको नमस्ते, और विविध भारती के सभी सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। रोहांश जी, आपका भी स्वागत है जी। थैंक यू श्याम जी, और आपको और आपके जितने भी सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि विविध भारती में आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपने जो गाना गाया है ये तो बड़ा नेशनल और इंटरनेशनल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है ये गाना। क्या कहेंगे इस गाने के बारे में? क्या गाना है ये? ऐसे क्या आपने कर दिया है कि ये गाना लोगों तक बड़े ही प्यार से पहुंच भी रहा है, और उस संदेश को जो आप देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं लोग? मुझे लगता है कि आज की जो सिचुएशन है, हम जो करंट वॉर की सिचुएशन है, वो इस टाइम के हिसाब से ये गाना बहुत वैलिड है। आजकल हम देखते हैं दुनिया में ये जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पूरे दुनिया में चल रहा है, उसके प्रति ये गाना है। और एज एन आर्टिस्ट हम जो कर सकते हैं, अब एज नॉर्मल पीपल हम जंग में तो नहीं जा सकते लड़ने, बट हमारे हथियार हमारा म्यूज़िक है। और हमें लगता है जो हम अच्छे से कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं वो है संगीत, जो एक बहुत ही पीस लविंग चीज़ है, और उससे मुझे लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ सकता है दुनिया पे। तो जो मेरे से कोशिश जो हो सकती है बेस्ट टू रीच आउट टू पीपल, और एक जो पीस फैलाने का वो है, तो मैंने इस गाने के थ्रू कोशिश किया है। गाने के बोल क्या हैं? वो तो काफ़ी लंबा गाना है, लेकिन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोला जो है इस गाने का टाइटल जो है वो है से नो टू वॉर। क्या बात है। अभी मैं रोहान से ये जानना चाह रहा था कि आज के इस दौर में, जबकि सभी जितने गाने अधिकांश आते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो खास करके यंग म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, वो रोमांटिक गाने और बीट वाले जो गाने होते हैं, जो डांस मूव के साथ होते हैं, उस तरह के गानों के साथ अपने आप को दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आपने एक संदेश जो शांति का है, उस संदेश के साथ आप आ रहे हैं, तो कुछ वजह होगी, कुछ सोचा होगा आपने कि क्या सोचा है, बताइए। एक्चुअली ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मुझे जब भी लोग मिलते हैं तो इतने मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं लोगों के। कुछ कहते हैं कि जो अपने फादर के गाने हैं बिल्कुल वैसा करिए, और लोगों को वो बहुत पसंद आते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं बिल्कुल ही वो मत करना भाई, बहुत फंसे हो गए, क्योंकि वहाँ वो कर चुके हैं और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि अब रास्ता नहीं है। गुड। तो मैं बिल्कुल ही कहीं बीच में अटका था। लेकिन मुझे लगता है कि सर रोमांटिक गाने और जिस हिसाब के गाने लोग सुनना पसंद करते हैं, उसके लिए मेरे पास मेरी पूरी ज़िंदगी है आगे काम करने के लिए, और जिस हिसाब का म्यूज़िक मैं भी पसंद करता हूँ। बट ये जो गाना है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें एक मैसेज है सर। और म्यूज़िक जितना ही लोगों को आनंद मिलता है इससे, मुझे लगता है कि जो सोशल इश्यूज होते हैं इसको हम म्यूज़िक के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं, और वो बहुत ही पावरफुल मीडियम है म्यूज़िक। जी बिल्कुल। और ये पहला गाना था, इसीलिए थोड़ी सी लोगों में हिचकिच थी कि अरे पहला गाना ही आप वॉर पे कर रहे हैं। बट मुझे लगता है नहीं सर, आगे बहुत वक्त है। मैं 20 साल का हूँ और बहुत काम करना है आगे, और बहुत लोगों तक अच्छे अच्छे गाने पहुँचाने हैं। अच्छा, ये जो संगीत का क्षेत्र है, इसमें आप क्या कुछ करना चाहते हैं? एक सिंगर के रूप में आना चाहते हैं, म्यूजिशियन के रूप में आना चाहते हैं, कंपोजर के रूप में आना चाहते हैं, या बिल्कुल एक पूरा जो ऑरा है संगीत का वो साथ में लेकर आप दर्शक श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल ही। मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटा था तो मैं डैड के म्यूज़िक रूम में जाता था, वो एक फ्लोर ही नीचे था, और मैं साइड में बैठ के गाने गाता रहता था बिल्कुल
कुछ नहीं पता था म्यूज़िक का, लेकिन ये था कि हाँ गाना गाना है। उसके बाद थोड़ी और रुचि बढ़ी म्यूज़िक में, डैड के साथ शोज़ करने लगा, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। तो एक कंपोज़र के पहले मैं एक म्यूज़िशियन हूँ जो म्यूज़िक को समझता है बहुत ही पीछे डिटेलिंग में, उसकी जो म्यूज़िक के एक प्रोसेस होता है। मुझे लगता है उससे डैड ने बहुत ही एक अच्छा मुझे अपब्रिंगिंग दी है म्यूज़िकल। और सिंगिंग मैं करता हूँ, कंपोजिंग का बहुत शौक़ है, मुझे लिखने का भी शौक़ है। तो एक ओवरऑल क्रिएटिव जो प्रोसेस है, ये मुझे उसी से बहुत लगाव है। और मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में मैं अपने आप को भी एज अ पर्सन ढूंढ पा रहा हूँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सर। फ़िलहाल तो जो कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, गाना गाना चाहता हूँ, कंपोज करना चाहता हूँ, बट अभी के लिए मुझे लगता है मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो है कंपोजिंग। तो वही करूँगा। लेकिन जी बिल्कुल, मुझे अलग अलग रूप में बिल्कुल देखेंगे लोग। अभी आपको सुनेंगे भी हम, बिल्कुल। और आपको बजाते हुए भी सुनेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक गिटार जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है जी। और आपके अंदर की चाह जो है श्रोताओं तक पहुंचने की गिटार के माध्यम से, वो भी है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद होगी, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं उनकी, जिनसे कहा गया है कि उनके गानों को आप छूइएगा नहीं, क्योंकि जतिन ललित जी के गाने वो जितने अच्छे बन पड़े हैं वो उसी रूप में सबसे खूबसूरत हैं। आपको कैसा लगता है ललित सर, जब आप अपने खुद के गाने आप सुनते हैं और आज के दौर के गाने आप सुनते हैं, कुछ डिफरेंस आपको लगता है कि आपने जो गाने बनाए थे अब उससे भी बेहतर आप उन्हीं गानों को फिर से बना सकते हैं? देखिए श्याम जी, आप भी संगीत के जानकार इंसान हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, संगीत में हर कंपोज़र का एक अपना रंग होता है, अपना एक कलर होता है और अपनी एक सोच होती है, और उसकी पर्सनैलिटी भी होती है उसके म्यूज़िक में कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं, किस किस्म के मिजाज के इंसान हैं। तो जो मैंने म्यूज़िक किया है उसमें यकीन मानिए, जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या कलर है, आपको क्या आता है। ये तो ग्रेजुअली इस्टेब्लिश होता है जब आप फिल्म दर फिल्म आप देते रहते हैं, तो फिर पता पड़ता है अच्छा ये कलर है जो अलग है, और वो ऑडियंस को भी पता पड़ता है कि ये इस टाइप का म्यूज़िक इनका जॉनर है। तो वो मुझे भी एहसास हुआ जब जो जीता वही सिकंदर रिलीज़ हुई थी। बड़ा अलग सा म्यूज़िक था और बहुत ही फ्रेशनेस थी। पहला नशा जैसा गाना था उसमें, जो कि लैंडमार्क रहा है मेरी कॉम्पोजिशंस में और करियर में मेरे। तो वो एक कंटिन्यूसली करते रहना, एक ऊपर वाले का उसमें आशीर्वाद चाहिए, आपके गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए, उसमें आपने जो सीखा है वो सब रिफ्लेक्शन आता है उस संगीत में। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हमको ऐसे गुरु मिले, पिताजी हमारे पंडित प्रताप नारायण, जिन्होंने सिखाया हमको, और मेरे गुरु राम प्रसाद जी जो प्यारेलाल जी के फादर हैं, हमारे गुरु हैं। इन सब के साथ सीखने से एक जो डेप्थ आई है म्यूज़िक में, मैं इस चीज़ में उनको बहुत मानता हूँ। उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने जो सोच दी है, और फिर नेचुरली आप एक अलग जनरेशन से आते हो तो आप उनकी सोच लेके फिर अपनी सोच उसमें डालते हो, तो एक रंग आता है संगीत में। तो मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद और मेरी लगन, मैंने जिस हिसाब से सीखा है मैं उसी हिसाब से रोहांश को भी ग्रूम किया है, मैंने उसको भी वैसा सिखाने की कोशिश की है। ये एक बेहतरीन म्यूजिशियन है और गाने का स्ट्रक्चर खुद बना लेते हैं, और कभी ऐसा नहीं बजाएंगे कि गलत बज गया या ऐसा, वैसा नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा काम नहीं होना चाहिए। म्यूजिक का एटलीस्ट इतना सीख लो कि आप जब कहीं भी कुछ बजाओ या गाओ तो उसमें एक ईज नजर आना चाहिए और वो फ्लो नजर आना चाहिए, जो जरूरी नहीं कि दूसरा समझे, मगर आपको उसकी समझ जरूर होनी चाहिए। तो मैंने इनको उसी हिसाब से ग्रूम किया है, उसी हिसाब से सिखाया है। और म्यूज़िक सीखने का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है, मैं भी सीखता रहता हूँ। और ये क्लासिकल भी सीख रहे हैं, मैं इनको गाना भी सिखा रहा हूँ, और बचपन से ही इनको म्यूज़िक की ट्रेनिंग दी गई है जी। तो जो मैंने इनिशियली मिस कर दिया था, स्कूलिंग वगैरह से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, और मैंने म्यूज़िक 10th के बाद सीखना शुरू किया असल में। तो वो वक्त मैंने इन पे वेस्ट नहीं होने दिया, ज़ाहिर नहीं होने दिया, इनको शुरू से ही सिखाया है बच्चों को। तो आप जानते हैं हम तो मेवाती घराने के बच्चे हैं, हमारे बाप दादा जो थे वो सब महान गायक थे और गायक फैमिली से हैं हम। तो वो अंकुर तो फटना ही है कभी ना कभी। मुझे ये पता था कि ये जब टीनेज आएंगे तो ये अपने आप फिर भागेंगे म्यूज़िक के लिए। मगर जो पहले का पीरियड होता है जब आप बच्चे होते हैं और आप नहीं सीखना चाहते हैं, आपको लगता है यार ये मेरे पिताजी क्या करवा रहे हैं, मुझसे बिठा दिया पियानो पे और गिटार पे और लगे हुए हैं सिखाने के लिए, और मैंने तो टीचर्स लगा दिए थे इनके पीछे। तो वो पीरियड अगर आप उस कश्मकश में निकल जाओ और फिर जब आपका म्यूजिकल जीन फटेगा, जी जी, तो वो पीरियड बड़ा काम आता है। तो वो मेरा अंदाज़ा मुझे लगता है ठीक है। अब इनकी मैं सोच सुनता हूँ, ये जो बनाते हैं वो सुनता हूँ, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब ये सुनाते हैं तो उसमें मुझे अपने संगीत का रिफ्लेक्शन नज़र आता है, मगर उसमें और फ्रेशनेस होती है।
क्योंकि मैं बहुत एक्सेप्टिंग टाइप का आदमी हूँ कि मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और उसका मज़ा लेता हूँ, और जो नहीं अच्छी होती है वो भी मैं समझ जाता हूँ कि नहीं इससे और अच्छी होनी चाहिए। तो वो जो आदत है, वो जो एक एक्सेप्टेंस है म्यूज़िक का, वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है मुझ में। और मैं जब इनको सुनता हूँ, मेरे दोनों बेटे कंपोज करते हैं, जिसमें रोहांश बड़े हैं और बहुत फोकस्ड म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन दूसरे जो बेटे हैं उनका नाम? वो छोटे हैं, उनका नाम अबीर है जी। वो रोहांश से 3 साल छोटे हैं, 17 साल के हैं, मगर बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। और हम लोग जब तीनों साथ में बैठते हैं जी, तो मुझे इतना मज़ा आता है श्याम जी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि ये मॉडर्न लोग हैं, मैं भी मॉडर्न रह चुका हूँ अपने ज़माने का। मैंने उस टाइम के गाने ऐसे बनाए जो उस टाइम के टाइम से आगे थे। जी, जी। तो अब ये मुझे, जब मैं बैठता हूँ तो ये मुझे भी बोलते हैं कि इसको, ये फ्रेज को ऐसा करते हैं, और ये लोग अपना इनपुट देते हैं दोनों भाई जी। और दोनों प्रोलिफिक म्यूजिशियन है। छोटा बेटा बहुत अच्छा ड्रम बजाता है, गिटार बजाता है, पियानो बजाता है, गाता है, और उसके फ्रेजेस जो बनाता है वो बहुत अलग किस्म के हैं, बहुत ही अच्छा है। तो वो जो सब कंट्रीब्यूशन होके हमारी जो एनर्जी आती है, वो प्रोसेस का जो मज़ा मैं ले रहा हूँ जी। ये जो पार्ट जिंदगी का मैं देख रहा हूँ जो अब गुजर रहा है इनके जी, साथ, जी। मेरे असिस्टेंट्स भी हैं साथ में, तो एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे लगती है हमारे स्टूडियो में। और मैं इनको छोड़ देता हूँ, ये अपना काम करते रहते हैं और मुझे सुनाते हैं। तो वो जो माहौल है, वो माहौल, मतलब मैं अपने आप को बड़ा नसीब वाला समझता हूँ कि मैं ये दिन देख रहा हूँ। यारा दिलदारा जो फिल्म थी आपकी, पहली ही फिल्म जी, और उसका संगीत आज भी बिन तेरे सनम, ये गाना जो है इतना लोकप्रिय है कि उसके रिमिक्सेस से लेकर हर जगह कहाँ कहाँ नहीं बजता है वो। और इतना सुरीला गाना है। सिर्फ वही नहीं, उस फिल्म के लगभग सभी गाने उस वक्त हिट हुए थे। मुझे याद था सबसे ज़्यादा बिकने वाले कैसेट्स में था वो उस वक्त। पहली फिल्म थी आपकी। उसके बाद तो फिर आपने, मतलब इतनी कितनों के नाम आप ले सकते हो, उनमें सबसे जो आपको बेस्ट लगती रही हैं वो फिल्में कौन सी रही हैं जिनमें आपने संगीत बहुत अच्छा दिया, लोकप्रिय भी रहा? हो सकता है कुछ लोकप्रिय न भी हुआ हो, लेकिन वो संगीत आपको अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? आपने यारा दिलदारा की बात की, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिन तेरे सनम मेरी ज़िंदगी का पहली कंपोजिशन है। जैसे रोहांश का ये गाना रिलीज हुआ, से नो टू वॉर, एंड्रिया जेरेमिया और जावेद अली ने गाया है। ये गाने में भी एक वैसा कलर है जो फ्यूचरिस्टिक है और बहुत ही सुरीला कलर है। बिन तेरे सनम भी मेरी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट गाना रहा है, इतनी इम्पोर्टेंट कंपोजिशन रही है कि उस गाने से ज़िंदगी आगे बढ़ी है और ज़िंदगी बनी है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो मैंने शायद पहले कभी नहीं बोली जी। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बनने से बड़ा डरता था, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, जतिन और उनसे बड़े भाई मंदिर। ये दोनों 15 साल से स्ट्रगल कर रहे थे कि म्यूज़िक डायरेक्शन में कुछ करें। और जब मैं बच्चा था, मैं 7 भाई बहनों में सबसे छोटा हूँ श्याम जी। तो जतिन और मेरे बीच में भी 2 बहनें हैं, तो मैं उनसे भी कंसिडरेबली छोटा हूँ। तो मैं देखता था वो दोनों लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर क्या था पता नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं सोचता था, और मैं पढ़ाई लिखाई मेरी चल रही थी, तो मैं सोचता था मैं कुछ भी करूँगा यार, ये स्ट्रगल नहीं करूँगा म्यूज़िक करने का, इसमें तो बहुत स्ट्रगल है, कुछ होगा या ना होगा कोई। मगर कुछ ऐसा हुआ, सुलक्षणा दीदी मुझे लंदन ले गई थी। वहाँ पहली बार मैं इंग्लैंड गया था उनके साथ, और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ शॉपिंग वॉपिंग मत करना, यहाँ कुछ काम करके दिखा। तो वो दिमाग में बैठ गई थी। मैं इन्हीं की उम्र का होऊंगा शायद, या इनसे 1-2 साल बड़ा होऊंगा। तो मैंने वहाँ कुछ ऐसे दोस्त मिल गए म्यूजिशियन, जिनके साथ मैंने वहाँ एक एल्बम बनाई जिसका नाम था रिदमिक लव, और जिसमें 3 गाने मेरी कंपोजिशन थे जो बहुत बड़े हिट हुए जी। जिसमें से बिन तेरे सनम जी और तुम ही हमारी मंजिल हो माय लव, ये 2 गाने मेरे बनाए हुए थे। और उसके बाद एक और गाना बनाया था जो यस बॉस में आया था, चांद तारे। तो ये 3 गाने उस एल्बम, प्राइवेट एल्बम में पहले ही आ चुके थे, यारा दिलदारा के पहले जी। क्या बात है। हमारे एक दोस्त प्रोड्यूसर थे मिर्जा ब्रदर्स, उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने सुना था गाना वो ये सब, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम एक पिक्चर बना रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड करने के पैसे नहीं है, तुम्हारे गाने ऐसे ही पड़े हुए हैं ये गाने हमको दे दो, हम फिल्म में डाल देते हैं, देखो क्या होता है। मगर उस बात में एक ऐसी चीज़ जुड़ गई जिसने मेरे और जतिन के करियर में बहुत बड़ा हाथ है उनका जी। वो थे मजरू साहब, मजरू सुल्तानपुरी जी। वो इस फिल्म में आ गए हमारे साथ, हम उनके पास गए। ये सुलक्षणा जी की समझ थी, उन्होंने कहा कि जब राइटर की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा मजू साहब के पास चले जाओ, वो खाली बैठे हैं, ये वर्ड्स हैं उनके।
तो हम चले गए मिलने उनको, और वो पहले तो बड़े नहीं लिखूंगा और बड़े नाराज मूड में बैठे थे, खफा थे दुनिया से। जी। फिर देखा कि बहुत अच्छे घराने के बच्चे हैं, पंडित जसराज, पंडित प्रताप नारायण, तो सोचे नहीं ये है तो खानदानी, तो बोले मैं करूँगा तुम्हारे साथ। और फिर उनका आना, उस म्यूज़िक को जो चार चांद लगाया है उन्होंने, जी। जो वर्ड्स लाए, और फिर उनके साथ जो हम जुड़े हैं, जिसमें आगे की फिल्में बनी, जो जीता वही सिकंदर, खामोशी, कभी हाँ कभी ना। तो मजरू साहब जिनके पास लोग जाने के लिए डरते थे और वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं था, वो नंबर 1 पे आ गए थे उस टाइम। वो अवार्ड जीतने लगे और उस टाइम के जितने म्यूजिक डायरेक्टर सब पीछे पड़ गए उनको लिखने के लिए कि हमारा भी लिखिए, हमारा भी लिखिए। तो बोले मैं इतना काम नहीं कर सकता, मैं इनके साथ करूँगा। क्या बात। और लगातार उन्होंने जो हमारे साथ हिट दिए हैं, क्या बात। और उनकी जो गाइडेंस रही कि इंडस्ट्री में कैसा चलना है, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, ये उनकी तरफ से हमको मिला। तो जो मैंने उनसे सीखा है और काम करने का जो तरीका होता है, वो मैं अपने बेटों को दे रहा हूँ कि कैसे एक कलाकार को हम्बल रहना चाहिए। ये तो एक कला है, आप अपनी कितनी उड़ान भर लें उसमें, मगर आदमी तो आप इंसान ही हो, या आप उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। तो हमेशा अपनी जो सोच है उसको शांत रखना चाहिए, हर चीज़ को उसका इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और अपने से ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले पे छोड़ना चाहिए वो जो करे। और अगर आपकी कोई तारीफ़ करे आपके काम की, तो आप उसको एंजॉय ज़रूर कीजिए, आप खुश होइए कि मैंने ये काम किया है और आपको मेरा ये गाना पसंद आया है। उससे आपको और हिम्मत और आपको चार्ज मिलता है कि और अच्छा करूँ मैं। जी। ये भी एक नशा है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि रोहांश और अबीर जो मेरे बेटे हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में चलें, बहुत अच्छा काम करें। और मुझे यकीन है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, अभी जो इन्होंने अपना मुझे नेक्स्ट गाना भी सुनाया जो ये खुद गा रहे हैं, उसको भी बहुत खूबसूरत बनाया। रोहन जी, म्यूजिक तो आपके परिवार में ही है और परंपरागत रूप से चला आ रहा है। पिताजी के पिताजी और आपके चाचा पंडित जसराज जी, तो कुल मिला के शास्त्रीयता का जो माहौल था वो आप सीख रहे हैं, शास्त्रीय संगीत उसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। उसके साथ में फिर ये जो मॉडर्न संगीत है, जाहिर है जब हम कोई भी कलाकृति बनाते हैं, चाहे वो संगीतमय रचना हो, फिल्म हो, या जो भी विधा है, तो सामने वाले को देख कर बनाते हैं, सामने वाले के लिए बनाते हैं जी। या फिर कई बार हम अपने साथ साथ सामने वाले को शामिल कर लेते हैं, और कई बार हम अपने लिए ही बनाते हैं। आप किन के लिए बनाना चाहते हैं? जी सर, आज के नए माहौल में मुझे लगता है जो हमारे उभरते कलाकार हैं, जैसा कि मैं हूँ, आजकल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का दौर चल रहा है और लोग अपने लिए गाने बना रहे हैं, जिस तरह का गाना वो बनाना चाहें, जो फिल्म म्यूज़िक से थोड़ा अलग है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा एक यूएसपी कह लीजिए एज अ आर्टिस्ट, वो यही होगा कि मैंने अपने पिता को फिल्मों के लिए गाने बनाते हुए देखा है, और कहते हैं कि आई हैव द माइंड ऑफ अ कंपोजर बट द हार्ट ऑफ ए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो मुझे कोई भी सिचुएशन हो उसमें अपने आप को ढालना और उसके अराउंड एक गाना बनाना, वो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोसेस है और उसका मज़ा ही बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैंने डैड को देखा है ये करते वक्त, तो मुझे एक थोड़ा सा उसका एक एक्सपीरियंस तो नहीं कहूँगा, बट एक झलक पता है कि वो दुनिया कैसी है और कितनी अलग है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से। और रही बात कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है, वो मैं भी एक नया जनरेशन का ही हूँ, आजकल के गाने सुनता हूँ, बनाता भी वैसा ही हूँ, और कोशिश यही है कि फ्यूचरिस्टिक गाने बनाऊँ। लेकिन जो खुद के लिए गाने बनाने में चैन और सुकून है, वो आई थिंक एक आर्टिस्ट को बहुत ही लिबरेटिंग एक प्रोसेस है, क्योंकि जो आपकी अंदर की फीलिंग्स है वो आपको म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, जो आपको एक बैलेंस देता है एज एन आर्टिस्ट। तो दोनों ही बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे दोनों करने का मौका मिल रहा है। मतलब ये ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है और आप उसे हासिल करने के लिए प्रयत्नरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सुनाइए ना। जी बिल्कुल। अब हाल ही में डैड की फिल्म जो जीता वही सिकंदर को 30 साल हो गए, और मुझे लगता है कि उनका जो वो कहते हैं उनकी लाइफ का बेस्ट गाना है पहला नशा। आई थिंक ये मेरा उनके साथ फर्स्ट इंटरव्यू है। मैं चाहूँगा कि इफ ही कैन जॉइन मी फॉर दिस सॉन्ग एंड वी कुड मेक दिस मोमेंट रियली स्पेशल। ज़रूर ज़रूर बेटा। 1 2 पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उड़ता
ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। क्या बात है, बहुत खूब। ललित सर को तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत खूब, लेकिन रोहान, वो जो कहते हैं ना कि जो उसका मर्म है गाने का जी। वो आपकी आवाज़ में सुनाई पड़ा है। और जज तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, टेलीविज़न के कई शोज़ में आप जज भी बनकर आए और अभी आपने उनके सामने गाया है। हम चाहेंगे ललित सर आप इनको जो है समीक्षा कीजिए अभी के इस परफॉर्मेंस पर। अभी का परफॉर्मेंस देखिए, मैं इनको तो सुनते आया जी। हूँ और ये सीख रहे हैं जी। और बहुत अच्छा गा रहे हैं। मुझे एक चीज़ जो बहुत पसंद है इनकी, मैं इनको अक्सर कहता हूँ ताकि नए कलाकार को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इनकी वॉइस में एक सुकून है सुनने में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो मैं विश करता हूँ कि मेरी आवाज़ में होती है, इनकी आवाज़ में है। तो मैं इनको चीज़ों की टेक्निक बताता हूँ कि टेक्निकल सिंगिंग के साथ आप उसको कैसे मर्ज करके एक साउंड बना सकते हैं अच्छा। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छे लर्नर हैं और बहुत अटेंशन देते हैं मेरी बात पे, क्या बोलता हूँ। तो अब आगे क्या है ये तो ऊपर वाला बताएगा, मगर एक सच्चा कलाकार बन जाना, एक अच्छा कलाकार बन जाना, यही बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, संगीत, कि आपको उसको खुद एंजॉय करना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन मुझे पूछा था कि आपका कोई ऐसा संगीत जो आपको पसंद हो और जो थोड़ा बहुत नहीं चला। मैं आपको एक बताता हूँ बात श्याम जी की, मैं जब म्यूज़िक बनाता हूँ और जो मेरे गाने रिकॉर्ड होते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि ये गाना कितना अच्छा है। और जब आपको पता पड़ जाता है कि ये गाना आपके दिल को छू रहा है, तो मेरा ऐसा कभी मतलब नहीं फेस हुआ कि जो मुझे बहुत पसंद आया वो लोगों को पसंद नहीं आया। वो अगर पिक्चर नहीं भी चली है तो कहीं जगह हम लोग ट्रैवल करते हैं, शोज़ करते हैं, वहाँ कई आदमी ऐसे मिल जाते हैं वो जो बोलते हैं आपका वो गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसी में खुश हो जाता हूँ कि नहीं, ये गाना यहाँ तक पहुँचा है और इसके सुनने वाले लोग हैं। तो बस संगीत की ये जो खुशी वाली चीज़ है, इसको हमेशा एंजॉय करना और ये दिमाग में रखना, जो आपको पसंद है, जो आपका दिल गवारा कर रहा है, वो दुनिया को पसंद आएगा। क्या बात है, दिल से बनाया हुआ संगीत हमेशा लोकप्रिय भी होगा और लोगों के दिलों तक भी पहुंचेगा। इसीलिए रोहांश ने जो गाना बनाया है ये अनकन्वेंशनल गाना है। बिल्कुल। मैं कमर्शियल वर्ड पे बिलीव ही नहीं करता कि कमर्शियल गाना अलग होता है। बिल्कुल। जो आपके दिल को छू लिया जी जी वो गाना अच्छा है जी। हमारे देखिए पहले के संगीतकार थे, उन्होंने क्या क्या बनाया है, जो हमारे गुरुजन थे, ऐसा म्यूजिक बनाया कि मुझे लगता है मैं कभी सोच ही नहीं सकता, इतना खूबसूरत म्यूजिक बनाया उन्होंने। अब नए लोग बना रहे हैं, नया जनरेशन है, इसमें अलग किस्म की अच्छाइयाँ हैं। बिल्कुल है। अच्छा, अभी आपने जैसे कि कहा कि जो पुराने संगीतकार हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छा बनाया। बहुत कमाल का। ये बताइए ना कि वो जो संगीतकार पहले के रहे उनमें से आप किन से मुतासिर हुए हैं? कौन सा संगीतकार, और पसंद भी था तो आपको क्यों था? क्योंकि आप समझ सकते हैं, जैसे भी आपने गीत के बारे में बताया कि इनकी आवाज़ में जो सुकून है, जो एक ठहराव है, वो मायने रखता है संगीत में। तो बताइए कि आप वो संगीतकार कौन है, आपके प्रिय संगीतकार? बहुत सारे। मैं तो ये कहूँगा कि जितने संगीतकार थे 60s 70s या उससे भी पहले के, वो बहुत ही लाजवाब कलाकार थे। हम तो बहुत नसीब वाले हैं कि हमारे यहाँ ऐसा संगीत पैदा हुआ है, ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ऐसे सिंगर्स थे जो एक गोल्ड माइन छोड़ के गए हैं हमारे लिए, सीखने के लिए, सुनने के लिए, अमर संगीत छोड़ गए हैं। उसमें मैं नाम क्या गिनाऊं, आप कोई भी नाम बोलिए, उन्होंने कभी ख़राब काम किया ही नहीं है। पहले सोचिए ना, आप जो पहले की पिक्चरें आती थी उसमें एक ऐसा नहीं होता था कि एक आध गाना अच्छा है, पूरी पिक्चरों का यादगार म्यूजिक होता था जी। आप और संगीतकार को ले लीजिए, हेमंत कुमार जी, इतना सुरीला म्यूजिक, कितना अच्छा गायकी, कितनी खूबसूरत बनाते थे। और मदन मोहन जी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिग्गज लोग ये लोग, शंकर जयकिशन जी, सलील चौधरी, मतलब एक से एक। और अगर आप ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स को ढूंढें जिनका आपने बहुत ज़्यादा शायद जानकारी नहीं, क्योंकि ये जो मैंने नाम लिए तो बहुत फेमस हैं, मगर आप सी रामचंद्र जी का म्यूजिक सुनिए, आप एन दत्ता जी का सुनिए, आप चित्रगुप्त जी का सुनिए संगीत, और सलील चौधरी भी बहुत
पसंद है मुझे, बहुत ही कमाल का काम किया है। नैयर साहब बहुत कमाल के संगीतकार, मैं सोचता हूँ कि वो टेक्निकली इतने एडवांस थे अपने ज़माने में। उस ज़माने में नैयर साहब इतना क्लीन साउंड रिकॉर्ड करते थे। उनकी ढोलक का आप साउंड सुनिए, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो ढोलक आज कोई बजा सकता है। कल्याण जी आनंद जी देखिए, बाप रे क्या काम किया है। हालांकि बहुत लोग उनको अंडररेटेड मानते हैं, मगर बहुत ही कमाल काम किया उन्होंने, वो किसी से कम नहीं थे। मैं बहुत मानता हूँ कल्याण जी आनंद जी के म्यूज़िक को, उनकी पूरी टीम को। बहुत प्रोलिफिक टीम थी और बहुत ही कमाल काम किया है उन्होंने। तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन साहब, एस.डी. बर्मन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ तो बहुत इंटरेक्शन करने का मौका मिला है। और ये वो लोग थे जो बहुत प्यार करते थे हम लोगों को। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि पंचम दा के बचपन में गाने गाए हैं। मुझे पता नहीं आपको पता है इस बात का कि नहीं, कि मैं, मेरे बहन भाई विजयता, मैं, जतिन और संध्या, एक हमारी बहन थी, हम लोगों ने गाने गाए हैं। सारे के सारे गाम को लेकर गाते चले। तो जैसे ये आपकी खिड़की, यहाँ किशोरदा गा रहे हैं जी, यहाँ हम सब बच्चे गा रहे हैं, आशा जी भी गा रही हैं। और रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना, ये सब लाइव गाने का मौका मिला, पंचम दा से सीखने का मौका मिला। और क्या एक बात। गाना एस.डी. बर्मन का भी गाया है हमने बचपन जी। में, लता जी के साथ। आंखें दो आंखें, पिक्चर का नाम मुझे याद नहीं, ये दी है कहो किसने। और आशा जी और लता जी के साथ बहुत प्यार रहा है हमारा। इनफैक्ट लता जी के साथ मेरा तो बहुत ही प्यार रहा है, क्योंकि वो जब गा रही थी गाने, तो जो लास्ट डिकेड ऑफ हर सिंगिंग जो है, उसमें सबसे गाने ज़्यादा हमने गवाए उनको। पूरी पिक्चरें गाई हैं उन्होंने। जब प्यार किसी से होता है, दिलवाले दुल्हनिया, जी जी जी, कभी खुशी कभी गम, देव साहब की पिक्चर। तो उनको तो पता ही था, हमारी फैमिली, पिताजी घर बजाते थे बचपन में। उन्होंने ये सारी बात लता जी ने और आशा जी ने मुझे खुद बताई है जी। कि आप लोग छोटे छोटे थे तो घर पे आ जाते थे और पिताजी के साथ, पिताजी वहाँ गाना गाते थे, और सबको सीखने का शौक़ तो होता ही है। तो हृदयनाथ जी ने मुझे खुद कहा है कि पिताजी मेरे जो थे पंडित प्रताप नारायण, वो उनके गुरु थे। मुझे पता भी नहीं थी, ये मुझे उन्होंने बताया। और बहुत एक फैमिली का बॉन्डिंग था हमारे साथ, मंगेशकर फैमिली का। और मैं तो सोचता हूँ कि लता जी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे म्यूज़िक में। और इन कोविड के दिनों में लता दीदी ने बच्चों से भी बात की थी और इनको आशीर्वाद भी दिया कि बहुत अच्छा काम करो और कैसे हैं सब। वो हमेशा मेरे जन्मदिन में मुझे फ़ोन करती थी, फ़ोन में बात होती थी उनसे। तो मैं किस किस डायरेक्शन में बात करूं श्याम जी? यादों में खो रहे हैं आप। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मैं यार बिल्कुल एक बात अब से आप दूसरी बात में बह जाता हूँ। बिल्कुल। और वो होता भी है क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हुई हैं और जी हाँ। सभी लगभग उनमें से ऐसी हैं, हाँ। कई ऐसी हैं जो याद रखने लायक हैं। और वो हम चाहते हैं कि ये भी हम याद रख लें, इसे भी हम कह जाएं, हाँ। ये भी बतला दें। और ये जो आत्मीयता है आपकी हमारे श्रोताओं के प्रति, आप इतने प्यार से बातें बता रहे हैं कि हम बिल्कुल खामोश होकर सिर्फ आपकी बात सुनना और सिर्फ सुनना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम ललित पंडित जी से एक गाना सुनना चाहते हैं। श्रोताओं क्या कहेंगे, आप सुनना चाहते हैं ना? एक ऐसा गाना सुनाता हूँ जिसको मैंने गिटार पे सबसे पहले गाया है जी। जब मैं गिटार सीख रहा था। ये गाना मैंने स्कूल में गाया था। और ये पंचमदा का गाना है और ये गाना मैंने गिटार में सबसे पहले सीखा था जी। तो आज मैं वो सुनाता हूँ आपको। क्या बात है। हाँ? मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बुला लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा
दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो ये थी संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के ललित पंडित और उनके बेटे संगीतकार रोहांश पंडित से जी श्याम की फिल्मी गपशप। आप सुन रहे थे इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।